नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग ये चैनल में। और आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का जो तीसरा पाठ है श्रम साधना, उस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पर लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पुणे जिले से हूँ। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। पठनीय में है महात्मा गांधी के श्रम प्रतिष्ठा और अहिंसा संबंधी विचार पढ़कर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी की श्रम प्रतिष्ठा और अहिंसा से जुड़े विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। छात्र 1, महात्मा गांधी जी ने श्रम प्रतिष्ठा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। उनका कहना था कि श्रम से ही समाज का उत्थान हो सकता है। छात्र 2, वह यह भी मानते थे कि श्रम न केवल शारीरिक बल्कि उच्चतम आत्मा के विकास में भी सहारा प्रदान करता है। उनका कहना था श्रम का होना ही सच्चे आत्मनिर्माण का मार्ग है। छात्र 3, गांधी जी ने श्रम को मौन व्रत की भांति भी देखा, जिसमें अहिंसा के साथ श्रम का योग होता है। उन्होंने श्रम को सामंजस्य, पूर्णता और आत्मनिर्माण का साधन माना। छात्र 1, सही, और इससे उनका सत्याग्रह भी जुड़ा हुआ था। वे यह मानते थे कि अगर हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें श्रम से ही शुरुआत करनी चाहिए। छात्र 2, गांधी जी का अहिंसा के सिद्धांत से भी गहरा संबंध था। उनका मानना था कि शक्ति का सच्चा मूल अहिंसा में है। छात्र 3, उनका यह विश्वास था कि अहिंसा से ही सत्य और प्रेम की शक्ति बढ़ती है और इसी से समाज में परिवर्तन आ सकता है। छात्र 1, उनकी सत्याग्रह से जुड़ी अहिंसा की बातें हमें यह सिखाती है कि समस्त मानवता में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समर्थन का भाव होना चाहिए। छात्र 2, हाँ, और इसी से हमें शांति और समृद्धि का मार्ग दिखता है। महात्मा गांधी जी ने अपने आदर्श और यथाशक्ति श्रम प्रतिष्ठा और अहिंसा के माध्यम से एक बेहतर भविष्य की दिशा में प्रयास किया। श्रवणीय में है आर्थिक विषमता को दूर करने वाले उपायों के बारे में सुनकर कक्षा में सुनाइए। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कई उपाय हो सकते हैं जो समृद्धि, सामाजिक समानता और विकास की दिशा में कारगर हो सकते हैं। 1, शिक्षा का सुधार। शिक्षा को सुधारना एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकांश आर्थिक विषमता शिक्षा की कमी से होती है, इसलिए अधिक लोगों को शिक्षा का लाभ पहुंचना चाहिए। 2, रोजगार सृष्टि। सरकारों को रोजगार सृष्टि को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अधिक लोगों को रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। सरकारें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला सकती है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, पेंशन योजनाएं और अन्य आर्थिक समर्थन योजनाएं। 4, सामूहिक उदारीकरण। लोगों को आपसी साथीपना और सामूहिक उदारीकरण की आवश्यकता है ताकि समाज में समानता बनी रहे और आर्थिक विषमता कम हो। 5, उद्यमिता की प्रोत्साहन। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारें और समाज को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोग नए विचारों और उद्यमों के माध्यम से आर्थिक सफलता प्राप्त कर सके। 6, सुधारित कृषि योजनाएं। अधिकांश लोग आर्थिक रूप से गरीब होते हैं जो कृषि से जुड़े होते हैं। सुधारित कृषि योजनाएं और किसानों के लिए सहारा प्रदान करने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। 7, वित्तीय जागरूकता। लोगों को वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और समर्पित संस्थानें चाहिए ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सके और सही निर्णय ले सके। कौशल विकास। लोगों को उच्चतम स्तर के कौशल विकसित करने के लिए योजनाएं चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम हो और समृद्धि में योगदान कर सके। ये उपाय आर्थिक विषमता को कम करने में मदद कर सकते हैं और समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में कारगर साबित हो सकते हैं। संभाषणीय। वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है विषय पर चर्चा करते हुए अपना मत प्रस्तुत कीजिए। वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है, इस विषय पर मेरा मत। हाँ, आज के युग में सभी बच्चों के लिए खेल कूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है जो समाज में हो रहा है और बच्चों को सामाजिक, शैक्षिक और खेल कूद स्तर पर बराबरी का अधिकार है। पहले के युग में जब शिक्षा के क्षेत्र में असमानता थी, वहां कुछ विशेष वर्ग लोग ही शिक्षित हो सकते थे, लेकिन आजकल बच्चों को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वे किसी भी समाज वर्ग से हो। सरकारें और सामाजिक संगठनों ने शिक्षा को सार्वजनिक और समर्थन के लिए उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी रूप में खेल कूद के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। पहले खेल कूद विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जो इसमें पूरी तरह रुचि रखते थे या जो शारीरिक रूप से साक्षर है।
लेकिन अब खेल कूद को समाज में समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि हर किसी को इसमें भाग लेने का अवसर मिले। वर्तमान समय में सामाजिक संरचना और सामाजिक संजीवनी में हुई परिवर्तनों के कारण बच्चों को स्कूलों और खेलकूद संस्थानों में समानता मिलती है। यह न केवल उनके शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देता है बल्कि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से भी मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार वर्तमान युग में बच्चों के लिए शिक्षा और खेलकूद में समान अवसर है, जो समृद्धि और समाज में उनकी सकारात्मक भूमिका को बढ़ावा देता है। लेखनीय में है मेवे फलते श्रम की डाल विषय पर अपनी लिखित अभिव्यक्ति दीजिए। मेवे फलते श्रम की डाल। यह कहावत हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि कठिनाइयों और मेहनत के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहावत हमें बताती है कि सफलता के लिए हमें प्रयासशीलता और मेहनत का सही संबंध बनाने रखना चाहिए। श्रम और मेहनत का महत्व समझाने के लिए हमें अपने पूर्वजों की कड़ी मेहनत और समर्पण को देखना चाहिए। इतिहास ने हमें बताया है कि वे लोग जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे ही सफल होते हैं। मेहनत का अर्थ यह नहीं है कि हमें हमेशा शारीरिक परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यही सफलता का मूल मंत्र है। मेवे फलते श्रम की डाल कहावत हमें यह भी सिखाती है कि हमें अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। बिना किसी प्रकार के संघर्ष और श्रम के हम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके साथ ही यह कहावत हमें यह भी बताती है कि कभी कभी हमें धैर्य रखना और अपने मेहनती प्रयासों का परिणाम देखने के लिए समय देना चाहिए। फलते मेहनत का सफलता में योगदान करती है और हमें आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करती है। इस प्रकार मेवे फलते श्रम की डाल हमें सिखाती है कि सफलता के लिए हमें मेहनत, संघर्ष और सही दिशा की आवश्यकता है, और सीख हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। स्वाध्याय में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उत्तर लिखिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। 1. खरीद सस्ती से सस्ती। 2. बिक्री महंगी से महंगी। संपत्ति के 2 मुख्य साधन। 1. सृष्टि के द्रव्य और 2. मनुष्य का शरीर श्रम। 3. समाप्त हुई 2 प्रथाएं। 1. गुलाम की प्रथा। 2. राज्य प्रथा। 4. कल्याणकारी राज्य का अर्थ सब तरह के दुर्बलों को राजसत्ता द्वारा मदद दिया जाना। प्रश्न 2 है, कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बनाए गए सूत्र। पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना, 4 घंटे शरीर श्रम। ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग, 4 घंटे बौद्धिक काम। तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी, श्रमजीवी। बुद्धिजीवी बौद्धिक काम करना, श्रमजीवी शारीरिक श्रम करना। बुद्धिजीवी अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन, और श्रमजीवी आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। लिखिए। दान से ये कार्य बनते हैं। अस्पताल, विद्यालय। व्यापारी की कला इनसे प्राप्त होती है। विद्यालय से, अपने साथियों एवं समाज से। प्रश्न 5, पाठ में प्रयुक्त एक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर: आर्थिक, बौद्धिक, श्रमिक, सामाजिक, प्राथमिक, प्राकृतिक। आर्थिक: हमारे देश के दलित समाज लोगों की आर्थिक दशा शिक्षा के अधिकार से सुधर रही है। श्रमिक: हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी श्रमिक कार्य करती है। 3. सामाजिक: मनुष्य सामाजिक प्राणी है। 4. बौद्धिक: शतरंज खेलने से विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास तेज होता है। प्रश्न 6, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द की पाठ में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। हाड़ मांस, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, देश विदेश, हाथ पैर, स्वार्थ परार्थ, अमीर गरीब। अभिव्यक्ति: समाज परोपकार के वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन के संबंधित अपने विचार लिखिए। उत्तर: हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत ही महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का एक ही रूप है। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग ऐसे ही जिन्होंने पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उन्हें स्वयं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्यार को पानी पिलाना और किसी भूखे प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिलाना देना
कौन नहीं चाहता। यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही है। समाज में के कमजोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही है। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। भाषा बिंदु में प्रश्न 1 है। निम्न वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए हुए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। इज्जत उतारना, हाथ फेरना, काम फूटना, तिलमिला जाना, दुम हिलाना, बोलबाला होना। करामत अली होले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। वाक्य, करामत अली होले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। उत्तर, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आता ही मैं कांप उठा। क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? उत्तर, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ पर बुलाया था? 4, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। उत्तर, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। 5, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। उत्तर, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुजर बसर करना, अर्थ जीविका चलाना। वाक्य है, पंडित घनश्याम किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। गला फाड़ना, अर्थ ऊंची आवाज में बोलना। वाक्य, बेटे ने पिता से कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप नाहक गला फाड़ रहे हैं। कलेजे में हुक उठना, अर्थ कसक होना। वाक्य, सेठ लखूमल जब भी जवान बेटे की हत्या की बात याद करते हैं उनके कलेजे में हुक उठती है। सीना तान कर खड़े रहना, अर्थ दृढ़ता पूर्वक अड़े रहना। वाक्य है, वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तान कर खड़ा रहता है। टांग अड़ाना, अर्थ कार्य में बाधा डालना। वाक्य, किसी के बनते हुए काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। जेब ढीली होना, अर्थ काफी खर्च होना। वाक्य, मरीज की बीमारी तो ठीक हो गई पर अस्पताल का बिल भरने में जेब ढीली हो गई। निजात पाना, मुक्त होना। वाक्य, आखिरकार लंबे अरसे के बाद सेठ जी लेन देन के मुकदमे से निजात पा गए। फूट फूट कर रोना, बिल लगते हुए रोना। वाक्य, बेटे के गायब हो जाने पर मां फूट फूट कर रोई थी। मन तरंगित होना, मौज में आना। वाक्य, बेटे की अच्छे वेतन वाली नौकरी लग जाने की बात सुनकर पिता का मन तरंगित हो गया। मुंह लटकाना, अर्थ चिंता, दुख से सिर नीचा कर लेना। वाक्य, पिता जब निकम में बेटे को फटकारता है तो वह मुंह लटकाकर सुनता रहता है। प्रश्न 3, पाठ्य पुस्तक में आए गए मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। विवेक जागृत होना, उच्च शिक्षा से मनुष्य का विवेक जागृत होता है। कृतज्ञ रहना, हमें माता पिता और अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। पराधीन रहना, कोई भी व्यक्ति पराधीन रहना नहीं चाहेगा। हीन दर्जा से देखना, कई अमीर लोग गरीब लोगों को हीन दर्जा से देखते हैं। 5, कर्तव्य पारायण होना, कर्तव्य पारायण होने से ही आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। 6, श्रद्धा रखना, उसने अपने कार्यों में श्रद्धा बनाए रखी और सफलता की दिशा में प्रतिबद्ध रही। उपयोजित लेखन है, निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। उत्तर है, एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती बाड़ी में अपना गुजारा करते थे। लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे। वे अपने खेतों में साल 2 फसलें उगाते थे। खेतों में उत्पन्न अनाज से साल भर बड़ी मुश्किल से उनका काम चलता था। इस गांव के लोगों में आपस में बहुत प्रेम भाव था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खेत भी नहीं थे। उनका जीवन बहुत कष्टमय था। इन्हीं में से एक था आत्माराम। आत्माराम गांव के किसानों के खेत में एक काम करने कुछ कमा लिया करता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। आत्माराम ने साधु के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा, महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं 4 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। साधु महाराज ने कहा, ले यह मिट्टी और मिट्टी तेरे लिए बने सोना बनेगी। आत्माराम बोला, मैं समझा नहीं महाराज, ऐसी मिट्टी तो गांव में बहुत है, क्या करूं इसका। साधु ने कहा, मिट्टी खोद, उससे खिलौने बना और बाजार में बेच, तेरा भला होगा। आत्माराम ने साधु को धन्यवाद दिया
वह मिट्टी से खरगोश, चूहा, तोता, गुड़िया, गुड्डा बनाता और बाजार में बेच आता। इससे उसे अच्छी आय होने लगी। अब उसकी जिंदगी आराम से चलने लगी। एक दिन बाजार में एक लड़के ने उससे चांद के खिलौने की मांग की। वह खिलौना तो उसने कभी बनाया ही नहीं था। बात आई गई हो गई। एक दिन आत्माराम ने चांद की शक्ल का पतंग आकाश में उड़ते हुए देखा। फिर क्या था, अब आत्माराम ने मिट्टी के खिलौने बनाने बंद कर दिए और कागज के पतंग, खरगोश, तोते, बिल्ली, गुड़िया, गुड्डा आदि बनाने लगा। अब उसके खिलौनों का वजन हल्का हो गया और उसकी कमाई भारी हो गई। तो इसी के साथ हमारा इस स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर को हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो सपोर्ट दिखा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। और यह जो QR कोड दिया है आप इसको स्कैन करके हमें मदद भी कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा काम और भी अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।